सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवा। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री की तैयारी बहुत ज़्यादा जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मात्र 2 दिन का छुट्टी था, लेकिन इसमें आप लोग को सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो मैंने आप सभी के लिए पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ा रखा है हमारे इसी चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स के ऊपर, जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय वीडियोस जो है वो आपको कंटिन्यूस देखने मिल जाएंगे। तो सारे चैप्टर्स को जरूर से आप उन वीडियोस को ओपन करके 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, जिससे सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक बार भाई सारे कंसेप्ट समझ गए तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आने दो यार, आप सभी लोग आराम से उन सभी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें थोड़े बहुत ओन वर्ड्स में भी लिखते हैं तो भी मार्क्स मिल जाता है, लेकिन वो रिलेट करना चाहिए आंसर से। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चल जाता है, लेकिन आपको रिलेट करना है, यानी कि उस क्वेश्चंस का उसी प्रकार आंसर लिखना है जो आपका आंसर बनना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे चैप्टर्स के वीडियो है, 1.5 की स्पीड लगाओ, 2x की स्पीड पे लगाओ, लेकिन फटाफट से देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो। लेकिन इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम वीडियोस के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस 2 दिन के गैप में कई सारे वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमने सारे के सारे हिस्ट्री के एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स एक ही वीडियो में कवर कराए। फिर हमने पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कराए। फिर एक वीडियो आपको मिल रहा होगा जिसमें सारे हिस्ट्री के कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट मैप, टाइमलाइन वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को एक ही वीडियो में कराया है, वो जाके चेकआउट कर लो। और आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी उसी प्रकार का एक वीडियो है, जिसमें सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जितने भी कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट मैप बन सकते हैं आपके हर एक चैप्टर, 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बस आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, और आपको याद कैसे करना है बता दूंगा। अब पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है, याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो चलिए बता देता हूं सब कुछ चीज, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपसे शेयर करनी है दोस्तों, कि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, मुझे पता है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, आज लगभग 12-13 तारीख है, ठीक है, एक दिन के बाद होली है, उसके एक दिन बाद आपका हिस्ट्री का पेपर है, फिर आपका एक दिन छुट्टी है, फिर आपका ज्योग्राफी का पेपर है। जैसे ही ज्योग्राफी का पेपर खत्म हो जाएगा आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है सभी बच्चे अच्छे से पास हो जाएंगे, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद आगे क्या, आगे आप 11th करोगे। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे, 99% बच्चे 11th करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ वोकेशनल कोर्सेज अलग करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न क्या है, ये बोलने का रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 10वीं हमसे पढ़ लेते हैं, पिछले 4 साल से 5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में ना राहुल सर को भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाते हो ना राहुल भैया को अपने, जो पिछले 3-4 साल से आपके साथ लगे हुए हैं, आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, सारे चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा के रिविजन्स करा रहे हैं, लाइव रिविजन करा रहे हैं, उड़ान बैच करा रहे हैं लाइव रिवीजन में। उसके बाद एग्जाम जब तक होते नहीं है तब तक भी आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोग को। सुबह सुबह एलएमआर रिवीजन डेली सुबह 6 बजे, 6:30-7 बजे आके ले रहे। तो इतना सारा करने के बाद मैं बस एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे आप मुझे भूल मत जाओ, छोड़ के मत चले जाओ इस प्लेटफॉर्म को। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहो। तो जे आर ट्यूटोरियल्स पे तो आपको जुड़े रहना ही है, लेकिन साथ ही में आप लोग का एक छोटा सा काम करना है मेरी हेल्प के लिए या फिर अपने लिए भी, जो कि है हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जे आर कॉलेज चैनल। ठीक है, तो ये जो चैनल है हमने रिसेंट में ही बनाया हुआ है, मतलब हो गया 1-2 साल हो गया इस चैनल को, लेकिन ये चैनल स्पेसिफिकली हमने 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आगे जाके 11th पढ़ते हो, 12th पढ़ते हो, साइंस लोगे या फिर कॉमर्स लोगे, कोई भी स्ट्रीम ले लो, तो हमने पूरा इस चैनल के ऊपर सारे कंटेंट्स को अपलोड करके रखा है, बेहतरीन तरीके से सेपरेट तरीके से पढ़ा के पूरा चीज़ें रखा हुआ है, साइंस स्ट्रीम का सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स स्ट्रीम का सारे सब्जेक्ट। तो प्लीज़ ये चैनल को अभी जाओ, अभी बोल रहा हूँ, अभी जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि भूल जाओगे बाद में। ठीक है, तो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि ये जो सिलसिला है हमसे जुड़े रहने का, हमारी जे आर फैमिली का एक हिस्सा बन के रहने का, ये ऐसे ही सालों साल चलते रहे। ठीक है बच्चा, जरूर से कर लोगे मेरे लिए। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है हमारा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट। इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक का टारगेट देना चाहता हूं, ओनली 5000 लाइक फटाफट से कंप्लीट कर दो, और सभी दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करना, ताकि सारे बच्चे कंसेप्ट चार्ट क्लियर कर ले। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो ये क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जिसमें आपको कोई 2 में से एक करना होता है। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8B में आपको पूछा जाता है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको पूछा जाता है कंसेप्ट मैप या फिर कंसेप्ट चार्ट। तो 2 कंसेप्ट मैप आते हैं, देखो एक ये रहा है,
प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस पूरा दिया हुआ है, और एक पीछे चैलेंजेस बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब ये दो चीज आपको दिया हुआ था, दोनों में से कोई एक कंसेप्ट चार्ट को करना है और बहुत ईजी होता है। बस आपको ध्यान में रखना है, कुछ चीजों को याद करके चलना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही में मेरे से इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर रखना, ताकि आगे हम काउंसलिंग आपका कर सके और आपको कोई भी करियर चूज करने में डिफिकल्टी आएगी तो वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो जरूर से जुड़ जाना इंस्टाग्राम पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जोड़ के रख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके जाएंगे। टोटल मिला के देखा जाए तो 5 चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चा। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। अब ये 5 चैप्टर को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता था, कंसेप्ट द कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, इस प्रकार से आएगा, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। तो मान लो आपको दिया हुआ है कि फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस के लिए मतलब मान लो कोई गवर्नमेंट चला रहा है तो उसकी गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। तो आपको 4 चीज याद रखना है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखा, फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, या फिर शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। कंसेप्ट चार्ट में आ गया, ये लिख दिया, बस आपको पॉइंट लिखना है। तो 4 पॉइंट क्या याद रखोगे कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो भी गवर्नमेंट रहेगी वो उनका काम इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, उसके अंदर लोग काबिल होने चाहिए और काम करने आना चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई भी चीज हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जैसा, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के जैसा वो देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करे। तो इस प्रकार से ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट काम करती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको कल भी प्रीवियस जब हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर भी जब ये पढ़ा है तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा पब्लिक के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है, हम आम जनता है, हम हो गए, आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, हम सब एक आम जनता है जो हम अपना अपना काम करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं और कहीं ना कहीं खुद एक जिंदगी जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो भी पैसा कमाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मिडिल क्लास है, एवरेज मिडिल क्लास है, या फिर जो भी टॉप क्लास के लोग हैं, जब जो पैसा कमाते हैं उसको इनकम टैक्स जरूर भरना होता है, ठीक है, मैंडेटरी है। अब इनकम टैक्स हम भर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा होगा, सोचो कितना पैसा है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, इंडिया में करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ है, उसमें से 40 करोड़ लोग भी अगर टैक्स भरते हैं तो कितना टैक्स मिल रहा होगा उनको? तो बहुत ज्यादा पैसा है। तो गवर्नमेंट के पास यानी सरकार के पास जो पैसा आता है, जो सरकार काम करती है, वो इनकम टैक्स से ही आता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उससे आता है, लेकिन ज्यादातर इनकम टैक्स एंड बाकी चीजों से आता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब ये जो सरकार है ये पैसा कहां कहां खर्च कर रही है उसका हिसाब भी तो किसी को देना पड़ेगा ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, सरकार अपनी मर्जी से बहुत सारा काम करती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था कि सरकार ने कहां कहां पैसा डाला है, और इसीलिए लोगों के मन में एक टेंशन आता था, लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी आती थी कि भाई सरकार ने पैसा कहां खर्च किया है। लेकिन आज के डेट में ये मैंडेटरी रूल बन गया है और ये गवर्नमेंट का एक तरीके से शो करने वाला रूल है कि आपका यानी गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो कहां कहां कितना कितना लग रहा है वो आपको उसका सबूत पेश करना पड़ेगा, यानी एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि लोगों को भी पता चल सके। तो इसीलिए आज के डेट में आप देखोगे तो बजट निकलता है, आपको पता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर एक आज के डेट में तो डिजिटल टैबलेट लेकर आते हैं और उसमें सब कुछ लिखा होता है और वो रीड करके पार्लियामेंट में बताते हैं। क्या बताते हैं कि हाँ हमने इस साल इनकम टैक्स इतना बढ़ा दिया, इतना कम कर दिया, हमने इस साल डिफेंस मिनिस्ट्री को 5 रॉकेट खरीदना है, इसके लिए हमने 40,000 करोड़ रुपए का बजट दे दिया है, हम इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स खोलने का विचार कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हम रेलवे को 10,000 करोड़ का सौगात देते हैं ताकि रेलवे अपना और इंजन बेहतर कर सके। तो ऐसे ऐसे पैसे बांटे जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब वो पैसे इसलिए बांटे जाते हैं क्योंकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको भी पैसे चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो ये चीजें होती है, तो आपको याद रखना है। तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि अकाउंटेबल होनी चाहिए, पैसे का हिसाब प्लस साथ ही में सही जगह पे सही काम होना, ये सब क्या है, एक गुड गवर्नेंस का फीचर है। तो याद रखना ये चीज़, गुड गवर्नेंस का फीचर, ये चारों चीज़ें, इसको आप बाय हार्ट कर लो, ठीक है। तो ये था पहला, आगे बढ़ जाते हैं। और क्या है, देखो एक और चीज़ है, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्या बोल रहा है? बेसिक प्रिंसिपल एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, सभी लोग को पता है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, राइट टू इक्वालिटी, यानी सभी को इक्वल रहने का हक है। पहले के जमाने में क्या होता था, अमीर लोग, गरीब लोग, अभी भी है, लेकिन पहले कास्ट सिस्टम भी हुआ करता था, टॉप क्लास, मिडिल, उसके बाद नीचे, तो ऐसे बहुत सारे भेदभाव होते थे। तो उसको करेक्ट किया गया और इसीलिए ये फंडामेंटल चीज लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखा है। संविधान हमें पावर देता है कि सब एक है, सब बराबर है, राइट टू इक्वालिटी है। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम, हम जब आजाद हो गए 1947 के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका बहुत बड़ा योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, कहीं ना कहीं उनकी पूरी टीम ने, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या बताता है, राइट टू फ्रीडम, मतलब हर एक इंसान को स्वतंत्र तरीके से जीने का हक है। यानी कि अगर मैं अपनी तरीके से लाइफ जीना चाहता हूं तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, इवन मेरे पेरेंट्स नहीं डाल सकते, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। वो अलग बात है कि इमोशनल होके करना ही पड़ता है, ठीक है। अगला है राइट टू रिलीजियस,
राइट टू रिलीजन और कल्चर, मतलब अगर कोई भी इंसान इंडिया में है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात मानी जाए, संविधान के हिसाब से बात मानी जाए, तो उसको जो भी धर्म फॉलो करना है वो कर सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं सकता। उसको जो भी धर्म अच्छा लग रहा है, भले ही वो किसी और धर्म का है, उसको कोई और धर्म पसंद आ गया और उसको वो फॉलो करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन, समाज उसको इजाजत देगा और ये हक है, मतलब उसका कानूनन हक है। कल्चर कोई भी फॉलो कर सकता है, तो ये राइट टू रिलीजन हो जाता है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, यानी हर एक इंसान को पढ़ने का हक है। यानी कि अगर कोई आपको आके बोलता है तू पढ़ नहीं सकता, देखता हूं मैं तू कैसे पढ़ता है, और वो पढ़ना चाहता है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से भी ऊंचा होता है, मतलब गवर्नमेंट तो चलो सरकार चलाती है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए और सबको उसका पालन करना पड़ता है। तो एजुकेशन पे सबका हक है। तो राइट टू एजुकेशन इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। और कुछ है क्या यहाँ पे इस चैप्टर में? अगर आप देखो तो एक और चीज है, एट्रीब्यूट्स इन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? तो याद रखना, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए ना। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आदमी है, चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो भाई ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए उसके अंदर, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, यानी उसके ऊपर आप विश्वास रख सको कि भाई ये घपला नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा, करप्शन नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हो, यानी कि अगर मान लो कोई पब्लिक उसको सजेस्ट कर रहा है या फिर पब्लिक का डिमांड है कोई चीज़, तो उसको सुन के, उसको समझ के, उसके हिसाब से एक्शन लेना और पब्लिक के हित के लिए काम करना, तो ये भी चीज़ उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में एफिशिएंट होना चाहिए, यानी योग्य होना चाहिए, खुद एक रिस्पॉन्सिबल और योग्य होना चाहिए। भाई पता चला उसको ये काम करना है लेकिन उसको आता ही नहीं है कुछ, ऐसे भी लोग होते हैं ना दुनिया में कि भाई अच्छे अच्छे पोजीशन पे है लेकिन कुछ आता ही नहीं है करने के लिए, तो योग्य नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ये 4 एट्रीब्यूट्स आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप जरूर से इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे? लॉज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट, यानी ऐसा कानून, ऐसा नियम जो विमेन की रक्षा करता है, विमेन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है, उनका डेवलपमेंट हो। तो ऐसे कौन कौन से लॉज है हमारे देश के हिसाब से बात करें तो पहला लॉ आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, 1952 में, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। 1952 में एक लॉ बनाया था, दैट इज द राइट टू एलिमनी। देखो, राइट टू एलिमनी एंड शेयर्स इन द फादर प्रॉपर्टी। बहुत खतरनाक लॉ है, अगर एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत गलत चीज है यार, क्योंकि आज के डेट में इस लॉ का लोग जो है, खासकर विमेन जो है, जो फीमेल्स जो है, वो क्या कर रहे हैं? मिस यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो हमने देखा अभी क्या हो रहा है। अभी पहले तो इसको समझो कि ये होता क्या है, मतलब ऐसे क्या नियम है विमेन की रक्षा करने के लिए जो बनाए गए थे। तो 1952 में एक रूल बनाया गया था, एक नियम बनाया था। क्या था वो नियम? कि राइट टू एलिमिनी। इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू एलिमिनी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और किसी कारणवश, किसी भी कारणवश इन दोनों का तलाक हो जाता है या फिर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो विमेन जो होती है उसको अपना घर चलाने के लिए जो भी पैसे की जरूरत रहेगी तो वो अपने एक्स हस्बैंड से, यानी जो जिसके साथ उसका डिवोर्स हो गया, मतलब जो उसका हस्बैंड था, उससे वो पैसे मांग सकती है, ले सकती है, और ये उसका कानूनन हक है। इसको एलिमनी कहा जाता है। तो आज के डेट में ये फैशन बन गया है, आपने देखा है कि नहीं? आज के डेट में क्या फैशन हो गया है कि भाई शादियां करती हैं लोग, लड़कियां अमीर व्यक्ति से। देखो मैं सब लोग की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर सो मेनी गुड फीमेल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब एक एक एग्जाम्पल है, मैं क्या ही बताऊं, लेकिन देर आर सम फीमेल जो कहीं ना कहीं उसके वजह से आदमियों को अपनी लाइफ को एंड करना पड़ रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा, अतुल सुभाष का, देखा ना हमने, आपने भी शायद न्यूज़ में सुना होगा कि वो अपना बंदा कैसे उसकी वाइफ से परेशान हो गया था, एक्स वाइफ से, या फिर जो भी डिवोर्स लेने वाला था उससे डिवोर्स हो चुका था, या फिर जो भी था, वो एलिमनी इतना डिमांड कर रही थी, इतना इतना करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, तो वो बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तो इसके लिए उसको अपनी लाइफ एंड करनी पड़ी। लेकिन ये कानून का सही इस्तेमाल पहले होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में आदमी जो होते थे वो भी बहुत क्रूएल होते थे, जानबूझ के डिवोर्स देते थे, कुछ दिक्कत हुआ डिवोर्स दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो बेचारी विमेन कहाँ जाएगी, कैसे काम करेगी, अपने परिवार को कैसे पालेगी, अपने बच्चों को कैसे देखेगी? ये चीज़ें होती थी, इसके लिए ये नियम बनाया गया था। लेकिन आज के डेट में इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। इसके अलावा शेयर्स इन द फादर प्रॉपर्टी, ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। देखा जाए तो कोई भी इंसान का जो फादर है, जिसने कुछ बनाया है प्रॉपर्टी, मान लो उसके 4 घर है और उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो अकॉर्डिंग टू द रूल कि लड़की अगर चाहे तो वो उस फादर के प्रॉपर्टी, फादर के बनाए हुए प्रॉपर्टी में वो अपना हक जमा सकती है कि ये मेरे को मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, जो फादर का होता है वो बेटे का होता है, लड़के का होता है। ऐसा देखा जाए समाज में ऐसे होता है, आज भी यही होता है, फीमेल्स नहीं आती, लेकिन ये रूल है कि फीमेल्स भी अपने फादर के प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकती है कानूनन अगर चाहे तो, लेकिन मांगते नहीं है क्योंकि सबको पता है कि उनका परिवार अलग है, वो शादी करके किसी और परिवार में चली जाती है, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। समझ रहे हो? इसको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़। 1961 एक और एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया, जिसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब ये कौन सा एक्ट है? ये है डाउरी को रोकने वाला, यानी दहेज प्रथा को रोकने वाला एक्ट। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, शादियां होती थी
और आदमी लोग जो होते थे उनकी फैमिली काफ़ी ग्रीडी होती थी पहले के टाइम में, आज भी होते हैं कई लोग हैं, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ग्रीड सिस्टम चलता था कि तुम्हारी बेटी को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे घर पे आ रही है, मैं शादी करके ला रहा हूँ, तो उस बेटी को मैं पूरा ज़िंदगी भर खिलाऊंगा बिठाऊंगा, हर खर्चे मेरे होंगे, तो मुझे बदले में कुछ चाहिए, तो वो लोग दहेज मांगते थे, मुंह खोल के मांगते थे पहले के ज़माने में, ठीक है, अच्छा खासा चलता था, 10,000 20,000 50,000। आज के डेट में उसका बहुत वैल्यू है, आज के डेट में भी आप देखोगे 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग मुंह खोल के मांगते हैं, मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, मांगते हैं कि नहीं मांगते कि भाई फॉर्च्यूनर ले दे, बाइक दे दे, ये दे दे, तो उसको दहेज बोलते हैं। तो पहले के ज़माने में जब दहेज नहीं कोई दे पाता था, कोई अगर फीमेल का, कोई लड़की का पेरेंट अगर गरीब है, नहीं दे पाएगा, तो उसको शादी होने के बाद जो लड़के के घर वाले हैं उसको हरास करते थे, परेशान करते थे, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस भी देखा गया। तो ये सब चीज़ ना हो, रोका जाए, इसके लिए डाउरी को प्रोहिबिट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1961 में। सोचो कितना पुराना, 1961 में ये कानून बनाया। तीसरा कानून एक और है 1961 में बनाया गया था, दैट इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। यानी कि अगर कोई माँ बनने वाली है औरत, ठीक है, और उसको कुछ ऐसे जॉब पे जा रही है, कहीं पे कुछ काम कर रही है, तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। तो जॉब पे भी उसको मैटरनिटी लीव एक्ट, मतलब मैटरनिटी के दौरान उसको छुट्टियां मिलने का मतलब ये है कि हक है उसका, छुट्टी मिलना चाहिए, प्लस उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सब चीज़ का एक कानून बनाया गया। इसके अलावा 1993 में कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। पता ना, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे। आजकल तो क्रिमिनल लोग को भी कोई मार नहीं सकता, मतलब कैसा, वायलेंस नहीं दिखा सकता, भले वो क्रिमिनल है, उसने बहुत गंदा काम किया रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसको मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे। तो ह्यूमन राइट्स मतलब इंसान का एक हक होता है जिंदा रहने का, उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे नियम है जो इररिलेवेंट है आज के डेट में, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नियम बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है अगर आपको कोई पूछता है कि विमेन के रिलेटेड कौन कौन से लॉ डेवलपमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 2, यहां से शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में एक ये है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी इस प्रकार से आ जाता है, कभी एकदम ऐसा टेबल के हिसाब से आ जाता है। देखो लास्ट टाइम आया था, आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, दिखाता हूँ, दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर ये? हाँ देखो, ऐसा टेबल आया था, हल्का हल्का दिख रहा होगा, ऐसा टेबल आया था पूरा लंबा चौड़ा, जिसमें पूरा प्रोसेस है। तो बस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को आप याद रख लो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कैसा भी फॉर्मेट आए आप लिख सकते हो। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि जो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, वो वोटर लिस्ट तैयार करता है, फिर वो डिसाइड करता है टाइम टेबल की प्रोग्राम कब होना है, इलेक्शन कब करवाना है, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को वो क्या करता है, रिकॉग्निशन देता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को मार्केट में उतार सकती है, ठीक है। ये उसका रोल है। किसका? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, ये है। इसके अलावा वोटर का रोल क्या है, हम जैसे लोग जो वोट देने जाते हैं उनका रोल क्या है? उनका रोल ये है कि उनका जो नाम है वो रजिस्टर करके लेना, तभी जाके वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, तभी जाके हम वोट कर सकते हैं। फिर हमारा वोट देना, क्योंकि अगर वोटर आईडी बन गया है, नाम आ चुका है, तो हमें वोट देना चाहिए, 18 साल के ऊपर है तो। फिर इनका काम ये है कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, वोट डालेंगे तभी तो हम चुन पाएंगे ना, कि मान लो 4-5 ऑप्शन है, उन 4-5 में से किसी एक को वोट ज्यादा मिला तो वो इंसान जीत के आएगा, तो उसको चूज करना ताकि वो एफिशिएंट हो, काम अच्छे से कर सके, ईमानदार हो, ट्रस्टवर्दी हो, ये हमारा काम है, वोटर्स का काम है, ठीक है। और इसके अलावा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है और उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि जैसे ही डेट्स ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है और उनको बोलती है इलेक्शन लड़ो। और उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं और उसके बाद अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और बाद में ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? आचार संहिता इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम वाले होंगे समझो, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचार संहिता। तो आपको पता होगा कि जब भी इलेक्शंस, जिस दिन वोट होता है उसके 2-3 दिन पहले से एक आचार संहिता लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और वो पहले से लगा रहता है वैसे तो इसमें आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करते। पैसे बांटते हुए पकड़े गए तो भाई आपको जेल हो जाएगी, कुछ भी ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं जो एक इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान होते हैं। तो अगर इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है कि रोल क्या है इलेक्शन कमीशन का, वोटर्स का रोल क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स का रोल क्या है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये था आपका आंसर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और भी क्या क्वेश्चन है? अब देखो, कंप्लीट द फ्लो चार्ट आ गया, बहुत इजी। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, अब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फिर से है। अब इसमें इस प्रकार से है जैसा मैंने आपको बताया, पिछले साल यही आया था, ठीक है, पिछले साल यही आया था। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो सबसे पहले होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक एक जगह होता है, जैसे मान लो कि मुंबई है, अब मुंबई में 2-3 सेक्शन को अलग अलग, नॉर्थ मुंबई अलग, साउथ मुंबई अलग, ठीक है ना, वारली अलग, इस प्रकार से ऐसा सेक्शन दे दिया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-4 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स उतरते हैं और उनको हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। उसके बाद फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट, फिर क्या तैयार होता है? वोटर लिस्ट, यानी जो जिन्होंने रजिस्टर किया है, जिनके पास वोटर आईडी अवेलेबल है, वोटर आईडी, वोटर कार्ड भी बोलते हैं उसको,
अवेलेबल है, उनका एक लिस्ट बनता है कि ये लोग लिस्ट में हैं और वो वोट दे सकते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट्स का, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स मतलब क्या, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं, यानी कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको उतारते हैं मार्केट, इसमें फील्ड में उतारते हैं और उनकी जांच पड़ताल की जाती है, उनका नॉमिनेशन फॉर्म को देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना रैली निकालती है, वोट दो हमें, वोट दो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, होता है ना, तो प्रचार होता है, दैट इज द इलेक्शन कैंपेनिंग। तो इलेक्शन कैंपेन होता है। उसके बाद एक्चुअल वोटिंग वाला दिन आ जाता है कि भाई जिस दिन हम जाके वोट डालते हैं, ठीक है ना, इस बटन को दबाओ, इस बटन को दबाओ, हम वोट डालते हैं। उसके बाद जब एक्चुअल वोट हो जाता है उसके 2-3 दिन के अंदर ही अंदर वोट्स को काउंट किया जाता है, ठीक है, काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है इलेक्शन का रिजल्ट आता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे मैंने बोला बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कैंडिडेट जो है इस पॉलिटिकल पार्टी का है, ये जीत गया, इतने वोट से जीत गया, ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन, बाद में रिजल्ट आने के बाद उसके बाद अगर कोई भी मतभेद है, किसी का झगड़ा फसाद है, कुछ भी ऐसा है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, यानी डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस लाइन बाय लाइन एक एक करके है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। याद रहेगा, बहुत सुंदर था, अच्छी तरीके से समझा दिया। आगे बढ़ जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और हमारा कंसेप्ट चार्ट के ऊपर, क्या बोल रहा है, कंपोनेंट विच मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, मतलब ऐसा क्या चीज है जो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को काफी सक्सेसफुल जो है बनाया है। तो एक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट आर द कंपोनेंट विच मेक्स इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद लॉज रिलेटिंग टू विमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो होते हैं उसमें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ना लग जाए तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। इसके अलावा पॉलिटिकल मैच्योरिटी, याद रखना। इसके अलावा सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज। और इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वोट। ये सब चीज याद रख लो, 7-8 चीजें हैं, इसको कैसे भी करके याद रखना कि अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है दैट इज द कंपोनेंट विच मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। बस इतना कर लो भाई, बहुत सिंपल है आपके लिए, बहुत ईजी है, ठीक है। क्लियर है इतना, ये सब चीजें हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा, मुझे पता है, गारंटी है कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पे आप ध्यान दो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वर्क डन बाय द इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट। यानी वोटर्स लिस्ट जब बनता है इलेक्शन कमीशन का तो उसमें क्या काम होता है। तो सबसे पहला एक लिस्ट होता है एलिजिबल वोटर का, यानी जो बच्चा 18 साल के ऊपर है उसके बच्चा मतलब कोई भी इंसान 18 साल के ऊपर है तो वो वोट दे सकता है। अगर उसने अप्लाई किया है वोटर आईडी कार्ड के लिए तो वो वोट देगा, उसको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा तो वो वोट दे सकता है। तो एक एलिजिबल वोटर्स का क्या करते हैं, लिस्ट बनाया जाता है। उसके बाद अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट, यानी जो पहले से ही है ऑलरेडी वोटिंग लिस्ट में शामिल, उनको भी अपडेट किया जाता है। इसके अलावा इंक्लूड द नेम ऑफ न्यू वोटर्स, यानी जो नए जिन्होंने अप्लाई किया, नए वोटर्स आईडी के लिए अप्लाई किया है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है नए नाम में। और फिर होता है टू इश्यू द आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर, फाइनली क्या मिल जाता है उनको, आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम लोग वोटर आईडी कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं ना हम लोग। तो ये फाइनली मिल जाता है। और एक बार किसको वोटर आईडी कार्ड मिल गया और एक पर्टिकुलर रीजन में उसने रजिस्टर किया है तो ऑब्वियसली उस जगह पे जाके वो जहां पे रहता है वो उस जगह पे जाके वो वोट कर सकता है। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क डन बाय इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट के दौरान ये सब काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जो कि आ गया चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 का शुरू हो रहा है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 आपको पता ही है पूरा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चैप्टर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द टाइमलाइन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द टाइमलाइन पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर, मतलब कौन सी पार्टी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई। जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था आप लोग को, तो आपको ये चीज जानना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसका तो मैंने उड़ान बैच लाइव रिवीजन भी किया था, 1 घंटे में पूरा चैप्टर सिखा दिया था, वो लाइव रिवीजन। अगेन मैं बोल रहा हूँ बार बार, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का जितने भी उड़ान बैच के वीडियोस बने, चाहे पिछले साल के बने चाहे इस साल के बने, उन सभी वीडियोस 1 शॉट वाले वीडियोस है, उसको भी आप देखोगे तो पूरा चैप्टर्स आपका एक साथ बैठ के कंप्लीट हो सकता है। तो ये चीज जरूर से पढ़ लेना। अब याद रख लेना, क्या याद रखोगे कि 1885 में एक पार्टी बनी जो कि सबसे पुरानी पार्टी हमारे भारत देश की, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस बोलते हैं ना, तो कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी भी कहा जाता है। तो ये पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, याद रखना। कांग्रेस पार्टी, भारत देश की जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, जो कि 1885 में, सोचो 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद एक पार्टी बनी 1980 में जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो आज के डेट में रूलिंग पार्टी है हमारे भारत देश में। पता है ना प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी, ठीक है। तो वो उन्हीं पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी शॉर्टकट है उनका, याद रखना। 1980 में ये पार्टी बनी थी। उसके अलावा 1984 में एक और पार्टी बनी थी जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ठीक है। पता है ना मायावती,
आपने नाम सुना होगा, दीदी बोलते हैं उनको, ठीक है, दीदी तो ऐसे ममता बनर्जी को भी बोलते हैं ठीक है, तो इनको भी बोलते हैं, याद रखना, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ठीक है, 1984 में बनी थी। और इसके अलावा एक पार्टी बनी 1998 में जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी इनका शॉर्ट फॉर्म है, जिनकी प्रेसिडेंट या फिर हेड आप बोल लो वो थी ममता बनर्जी, जो चीफ मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, और भी पॉलिटिकल पार्टीज आपके बुक में दिया हुआ है। उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर पुरानी पार्टीज जो भी है आपके, ठीक है ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, ये सब के कब कब फॉर्मेशन हुए हैं, उनका ईयर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और उनके फाउंडर के नाम, मतलब उनके मेन संस्थापक कौन थे, इनके नाम बस याद रख लो। कहीं पे भी कैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो ये मैं आपको टिप दे चुका हूं, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। और भी चार्ट है यहाँ पे दिया है, क्या बोल रहा है, मेजर रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, यानी आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको पता होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में भी है। तो कौन कौन से बड़े बड़े पार्टीज है महाराष्ट्र में, तो अगर हम बात करें, जैसे शिवसेना एक बहुत बड़ी पार्टी है। अब शिवसेना भी जो है 2 पार्ट में हो चुकी है, लेकिन जब हम चैप्टर सिलेबस जब आया था उस टाइम पे एक ही शिवसेना थी। आज के डेट में 2 शिवसेना है। एक शिवसेना जो है वो हमारे जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे जी, उनके थी जब तक ये वीडियो बन रहा है। उसके बाद अभी वो मतलब महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुके हैं, अब नए हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे फडणवीस जी हैं, लेकिन पहले कौन थे, एकनाथ शिंदे। तो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग है और जो उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, ठीक है, उनकी पार्टी अलग है। मतलब शिवसेना भी जो है 2 हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, जिनको एमएनएस बोलते हैं, ठीक है, राज ठाकरे जी की पार्टी, ठीक है, ये तो पहले से ही बहुत बड़ी पार्टी है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, ये हो गया। उसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई पार्टी है, रिपाई भी बोलते हैं इसको, तो ये पार्टी हो गई, ये भी काफी मेजर पार्टी है। इसके अलावा पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी है। इसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, अगर आप लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, जिसको एनसीपी कहते हैं, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी। इसमें भी 2 हो चुके हैं, एक शरद पवार जी के अंडर में है और एक उनके भतीजे जो है अजित पवार, अजित दादा मानता ना, अजित दादा पवार, तो उनके अंडर में है, तो वो भी सेपरेट हो चुकी है। तो ऐसे आप बहुत सारे पार्टी जो बड़े बड़े हैं उनके नाम आप लिख सकते हो, बहुत बड़े बड़े पार्टी से। तो आपको अगर पूछता है महाराष्ट्र में कौन से पार्टी से, तो इनके नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी। तो शिवसेना के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई। शिवसेना पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में, ये इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रख लेना 1966। मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना के बारे में चीजें लिखनी है। तो क्या है कि शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी है, आप लिख सकते हो कि ये एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में। कहीं ना कहीं बहुत सालों से महाराष्ट्र में इनका गवर्नमेंट ने अलायंस रहा है, मतलब गठबंधन की सरकार काफी बार रही है। तो मेन पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1966 में हुआ था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे सब पार्टी का एक अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, आइडियोलॉजी होता है, उसी प्रकार इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल, जो भी महाराष्ट्रियन पीपल है उनकी रक्षा करना, उनके हक के लिए लड़ना, ये इनका काम रहा है। प्रमोशन ऑफ द मराठी लैंग्वेज के लिए हमेशा ये काम करते हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्रियन लोकांसाठी ये खूब काम करते हैं, ठीक है। इन 1995 इट एंटर्ड इनटू ए कोएलिशन विद द बीजेपी। 1995 में 1995 में ये बीजेपी के साथ एक गठबंधन सरकार में आई थी और महाराष्ट्र में उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रहेगा ध्यान में। ओके आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। और क्या बोल रहा है, मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी जो इंडिया में, नेशनल मतलब पूरे इंडिया की पार्टी, कौन कौन है वो लिख दो। तो मेन लिख देना। आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी, ठीक है ना, ये चीज है, सीपीआईएम बोलते हैं इसको शायद, सीपीआईएम शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज है, नेशनल पार्टीज, इसको आप नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, आराम से लिख सकते हो। एक और पार्टी है, ठीक है, ये आज के डेट में काफ़ी बड़ी है, आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा चौथे चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर पे। इसमें क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम या फिर चार्ट। क्या बोल रहा है, मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग मेनली क्या पढ़ा था, हमने आंदोलन के बारे में, बहुत सारे आंदोलन पढ़े थे। तो मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, आंदोलन। तो बहुत सारे आंदोलन क्या हुए थे इंडिया में, तो कौन कौन से, 2-3-4-5 ऐसे आंदोलन है, इसके नाम हमेशा आपको याद रखना है। कौन कौन से आंदोलन हुए थे, फार्मर मूवमेंट हुआ था, किसान लोग का आंदोलन, बहुत सारे डिमांड्स थे उनके। इसके अलावा मजदूर का आंदोलन हुआ था, लेबर मूवमेंट कहते हैं इसको। इसके अलावा ट्राइबल जो लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, तो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। इसके अलावा वुमेन्स की रिक्वायरमेंट कुछ थी, उनका आंदोलन था, वुमेन्स का मूवमेंट था। इसके अलावा कंज्यूमर के लिए था कंज्यूमर मूवमेंट, और इन्वायरमेंट के लिए था इन्वायरमेंट मूवमेंट। तो ये कुछ 5 या 6 कुछ नाम है, इसको आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जो हमारे भारत देश में हुए थे, इसको आप याद रख लेना, ठीक है बच्चा।
क्लियर है, याद रह जाएगा, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है डिमांड्स ऑफ द फार्मर मूवमेंट। यानी कि पहले तो मैंने आपको एक टिप दे देता हूं कि भाई ये चैप्टर में जितने भी मूवमेंट है सबको पढ़ लेना, कि कोई भी मूवमेंट आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, खासकर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो जितने भी अलग अलग मूवमेंट थे उनको एक बार रीड करके रह लेना कि उनके डिमांड्स क्या थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहां पे पूछा है कि इस फार्मर मूवमेंट में यानी किसान आंदोलन में क्या क्या उनकी डिमांड थी। तो पहले डिमांड ये थी कि उनका जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी वो अनाज उगाते हैं, उनका उनको सही दाम मिल सके, यानी अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इतना मेहनत करके किसान काम करते हैं धूप में, ठीक है, खेत को ये सब करते हैं, फसल उगाते हैं, और उनका सही दाम उनको नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो बेचारे क्या करेंगे। आज हम कितना भी पैसा कमा लें, मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, आज मैं करोड़ रुपए भी कमा लूं, लेकिन अगर किसान अपना काम करना छोड़ दें तो देश में अनाज पैदा होगा क्या? नहीं। तो हम खाएंगे क्या? नोट खाएंगे क्या? चिल्लर खाएंगे क्या? नहीं ना भाई। पैसा तो एक मात्र जरिया है उन खाने वाली चीज को खरीदने का, लेकिन वो खाने वाली चीज उगा कौन रहा है? किसान। तो किसान बहुत ऊंचे दर्जे पे होने चाहिए। अब उनको ही उनकी मनमानी चीजें जितना उनका हक बनता है वो नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये उनका डिमांड था, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद डेप्थ रिलीफ, बहुत सारे कर्जे हो जाते हैं, खासकर ऐसे किसान जो गरीब होते हैं, अपना कर्जा नहीं चुका पाते, तो गवर्नमेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन का कर्जा ऐसे ही माफ कर देते हैं। तो यार ये कि इन किसानों का भी कर देना चाहिए, छोटे मोटे जो किसान है जो बहुत ज्यादा गरीब है। तो डेप्थ रिलीफ यानी कर्ज माफी, ये उनका डिमांड था। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टू बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर को भी उनका हक मिलना चाहिए और उसको भी एज ए इंडस्ट्री के रूप में देखा जाना चाहिए, और इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ स्कीम सोचनी चाहिए। इसके अलावा डेप्ट कैंसलेशन अभी अभी बताया, ठीक है, कर्ज माफी, कर्ज कैंसिल करना, नेशनल पॉलिसी आना चाहिए एग्रीकल्चर के। तो ये कुछ चीजें हैं जो डिमांड थी फार्मर मूवमेंट की, किसान आंदोलन की, इसको आपको ध्यान रखना है बच्चा। क्लियर, याद रहेगा। अब चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 का एकमात्र आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ है, चैलेंजेस बिफोर द इंडियन डेमोक्रेसी। यानी भारत जब डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ऑब्वियसली, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। तो कम्युनलिज्म होता है, टेररिज्म होता है, आतंकवाद हो गया, कम्युनल वाली चीजें हो गई, ठीक है ना। ये सब चीजें कैसे बहुत दिक्कत आती है, गवर्नमेंट को भी आती है और डेमोक्रेसी में भी फेस करना पड़ता है। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, नक्सलिज्म जिसको बोलते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज भी होती है, करप्शन होता है, घूसखोरी होती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। आज में आप पॉलिटिक्स में आप देखोगे कितने सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर काफी क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाई ठीक है ना, नेता बन गया, आप कौन पूछने आएगा। ये चीज हो गया। सोशल चैलेंजेस हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से चैलेंजेस है जो कहीं ना कहीं इंडियन डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं। एंड दिस आर ऑल द कंसेप्ट चार्ट जो हमने पढ़ लिया 5 के 5 चैप्टर में। तो इतने सारे अलग अलग तरीके से कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट चार्ट पढ़ लिया, सब चीज़ों को याद करवाने की कोशिश भी कर ली, उसका तरीका भी बता दिया, और सारे के सारे चीज़ का मैंने मतलब और कंसेप्ट भी समझा दिया। अब बस ये आपके हाथ में कि इन सारी चीज़ों को आप याद कर लो और लिख के प्रैक्टिस कर लो, रट्टा मार लो, कैसे भी करो, लेकिन करो। बस मेरे तरफ से मैंने अपनी हार्ड वर्क कर लिया है, आपको बस ये अच्छे से काम करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना। जैसे मैंने बोला 5000 लाइक का टारगेट है, तो आपको ही पूरा करना है, और प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना, इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, जो मैंने शुरुआत में बताया आप लोग को, क्या बताया दोस्तों, कि हमारा एक चैनल है 11-12 का, अभी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही वीडियो एंड होगा JR कॉलेज चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे ऑल सेट करके रखना, ताकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। फिर चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।